अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी प्रीवियस जो वीडियो है सैलानी के पास पेपर जो मैंने डाला है वो वीडियो देख ली होगी, और जिन स्टूडेंट नहीं देखी है बहुत इंपॉर्टेंट उनमें मैंने MCQs करवाए हैं और वो बहुत एक्सप्लेन किया है मैंने डिटेल में। तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिएगा पेपर से पहले या फिर कुछ 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वो ही आएगा, उस तरीके के आ सकते हैं। और आपको मालूम है कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ, 2 टॉपिक के बारे में, बनो काबिल और सैलानी। बनो काबिल का मैं क्या बताऊंगी कि बहुत सारे स्टूडेंट यूँ पूछ रहे हैं कि मैम चालान पे अकाउंट नंबर नहीं लिखा हुआ। ओके, उससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस थे मतलब उसके मैंने वैसे तो कर दिए थे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी किए हैं, और मैंने जो ग्रुप है मेरा उस पर मैंने जो मेरा चैनल है व्हाट्सएप पे उस पर भी मैं कर चुकी हूँ। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो काइंडली जाके वो देख लीजिएगा, वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम पे है। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोग को दोबारा से कि वो जो चालान है ना, उसका जो अकाउंट नंबर है उसका क्या चक्कर है कि जब आप जाएंगे इस्लाम बैंक में जाना है और वहाँ पर वो बोलेंगे कि दिखाएं हमें, मतलब आप चालान दिखाइएगा अपना, तो उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वही एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर कुछ कह रहे हैं आपको वापस भेज रहे हैं तो आप वो दोबारा से मतलब बुला लेंगे, या तो आप कह दीजिएगा उनका अपडेट नहीं हुआ होगा। लेकिन वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही रिव्यू आया, मैम अब हो गया है, अब हो गया, मतलब कि चालान हो रहा है सबमिट। कुछ स्टूडेंट का नहीं हो रहा तो वो ये करें कि वो दोबारा जाकर करवा सकते हैं, और उन्हें बता दीजिएगा कि बाकी बैंक वाले तो मतलब इस्लामिक जितनी भी ब्रांचेज हैं वो कर रही हैं, तो आप सारा इशू बता दीजिएगा कि यही हमारा अकाउंट नंबर ही है जो चालान नंबर है। ओके, ये सब बस ये बात कहनी है आपको, और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं, हो जाएगा सबमिट। और याद रखिएगा इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट 10 नवंबर है। 10 वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सैलानी वालों का भी यही है कि आप 11 नवंबर 11 नवंबर लास्ट डेट है। तो सैलानी का भी 1000 रुपीज़ जो आपको सबमिट करवाने हैं वो कहाँ पर करवाने हैं, वो जो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ईजी पैसे या जैस कैश उन्होंने दिया है अपना नंबर, या फिर आप वहाँ पर कैंपस में जाकर जो है गुलशन में या बहादुराबाद कैंपस में, गुलशन में हाँ मेनली उन्होंने ये कहा था, तो वहाँ पर जाकर आप करवा सकते हैं फॉर्म सबमिट। वहाँ पर चालान भी आप वहाँ पर आपको एंट्री पास दे देंगे। और ऑनलाइन का क्या सीन है, जब आप ऑनलाइन में देंगे उन्हें फॉर्म मतलब आप जब अपना दे देंगे तो वो आपको एंट्री पास स्क्रीनशॉट आप वो मतलब भेज देंगे आपको, जो उनके पास एंट्री पास होगा, मतलब आपने अपनी फ़ीस सबमिट करवा दी ना, उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उन्हें सबमिट कर दीजिएगा, फिर वो उनके बाद वो रिटर्न में आपको एंट्री पास दे देंगे। ये इस तरीके से होगा सारा प्रोसेस। और अभी जिनके पास जो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मैम हमने दिया अभी तक नहीं आया है, तो आप उनकी हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने दिया, वो पूछ लीजिएगा उस पर। सैलानी वाले उठा लेते हैं, बनो काबिल में थोड़ा ये था कि पहले नहीं उठा रहे थे, एंड में फिर वो सिंपल उठाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ये जो सैम्पल पेपर आपका आया है इसमें क्या है। देखिए, सैम्पल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरा पेपर एज इट इज़ आएगा, बिल्कुल ये नहीं समझिएगा बात को। जैसे कि बनो काबिल के पास पेपर लगे थे, यहाँ पर आप ये नहीं सोचिएगा कि सेम इस तरीके के आएंगे। मतलब जो इन्होंने सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि इस टाइप के आएंगे, इस टॉपिक से आएंगे। जैसे अगर मैंने अभी आगे मैं करवाऊँगी AP के, तो अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है वो उससे टॉपिक से आ सकते हैं, बस वैल्यूज़ चेंज कर लेंगे। अच्छा, IQ के भी आ सकते हैं। और जो करंट अफेयर हमारे पाकिस्तान के जनरल नॉलेज है हमारी, वो मैंने अभी वीडियो डाली है रिसेंटली, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें है मैंने कवर किए हुए हैं मैक्सिमम टॉपिक, वो ज़रूर देख के जाइएगा। ओके, और मैंने मैथ के भी काफ़ी करवाए हैं जब बनो काबिल की प्रिपरेशन करवाई थी, तो अभी आप वो उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगी, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आ सकते हैं, और आप लोग इंशाल्लाह अगर उससे प्रिपरेशन करके जाएंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और 20 MCQs होंगे, आपको पता है। और टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग मेरे ख्याल से 20 MCQs है ना, तो 1 घंटे में हो जाए या तो आधे घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 बजे वहाँ पर पहुँचना है। ये तो पता है ना, मैंने सब बताया हुआ है पहले से ही। और क्या लेकर जाना है, पेन और अपना जो बोर्ड है आपको वो लेकर जाना है, और वो उसके साथ आपको पानी की बोतल लेके जानी है। और पानी की बोतल का खैर ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें, और मोबाइल अलाउ नहीं है। अच्छा, जो MCQ मुश्किल थे वैसे तो बहुत इजी थे, मैंने सारे देखे, निशान लगे हुए थे, फिर भी स्टूडेंट ने कहा कि मैम करवा दें, तो मैंने सोचा मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि काफ़ी स्टूडेंट को समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा मैम समझा दें, तो ये किस तरीके से करना है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो बताया था, वो जो मैंने 30 मिनट की डाली है, जिन्होंने नहीं देखी काइंडली देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बेसिक चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, और उसी में से ये भी सवाल आया है उसमें एक। ओके, तो कैसे कराया था, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल x+1 x स्क्वायर -x -x4 + 1 इज़। अब इसमें से आपको डिग्री बतानी है। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, आप वो लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो हाईएस्ट डिग्री आएगी वो आप लिखेंगे। अब मैं इसको इससे करूँगी, देखें
एक्स को इससे करूँगी x3 हो जाएगा ना, फिर मैं जब इससे करूँगी x2 हो जाएगा, इससे करूँगी x4 और x5 हो जाएगा, फिर इससे करूँगी तो x होगा। अब अभी मैं इससे कर रही हूँ, जितने भी मैंने x से किया सबसे ज़्यादा किसकी डिग्री आई, ये मैंने जब किया तो x5 आ रही है ना, x5। इससे जब मैंने x4 से किया x को तो x5 आ रही थी, तो इसकी मुझे क्या लिखनी है, डिग्री। तो 5 है, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन डी। उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगर नहीं आए पीछे करके वीडियो को देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इस एमसीक्यूज़ में, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग रहा था सॉल्व करने में और बहुत मुश्किल भी लग रहा था स्टूडेंट को, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर का है। ओके, तो मैट्रिक वाले स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसके लिए आज शॉर्ट ट्रिक लाई हूँ। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और पूरा आप सॉल्यूशन आपको इसको देखना है। ओके, तो सबसे एपी ना एक टॉपिक है फर्स्ट ईयर की जो हमारी मैथ की बुक है, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो ये उसका एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, बेसिक है, वो आप बस याद रख लें। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएंगे, आपको पता है सैम्पल का मतलब यही होता है कि ये सवाल नहीं आएगा, इससे रिलेटेड ही आते हैं, मतलब ये इसमें नंबर चेंज कर देंगे, टर्म चेंज कर देंगे, बस आपको बेसिक चीज़ याद रखनी है। मैं ट्रिक बता रही हूँ, गौर से सुनना है। ओके, ये वाला एक फॉर्मूला याद कर ले, रट लें, ये एपी का है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इक्वेशन बना लूँगी। हमें कोई भी किसी की भी वैल्यू नहीं पता, तो हम कहाँ से मालूम करेंगे। ओके, तो हमें मालूम क्या करना है, दोबारा से सवाल बता दूं। इफ़ द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज़ 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 25, व्हाट इज़ इट्स सेवन टर्म। तो हमें सेवन टर्म मालूम करनी है। मैं बता दूं, फर्स्ट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ओके, तो हमें मालूम करनी है सेवन टर्म, ये वाली। अब मैं आपको बता दूं कि हम 2 में से जब 1 माइनस करते हैं ना, इसमें ऐसे करते हैं, तो वो d के बराबर होता है, डिफरेंस इन दोनों का। इसी तरीके से अगर मैं इसको इससे माइनस करूँगी तो 2d हो जाएगा, और इसको इससे करूँगी 3d, इसको इससे करूँगी 4d, और इसको इससे करूँगी तो 5d, इसको इससे करूँगी तो 6d हो जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा बस। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं A2 हमें यहाँ पर सेकंड टर्म गिवन है ना, तो सेकंड टर्म की मैं इक्वेशन बनाती हूँ। सबसे पहले सेकंड टर्म A2 है। ओके, वो किसके बराबर है, AP इज़ उसका 13 है, AP है। अच्छा, और उसको अगर हम वैल्यू में अभी ये बताया मैंने, A2 को अगर हम A1 से माइनस करेंगे D के बराबर आता है ना, अगर हम A2 को माइनस कर देंगे A1 से तो किसके बराबर आएगा, D के बराबर आ जाएगा ना। अब A2 यहाँ पर क्या है, 13 है, A1 क्या नहीं मालूम और D भी नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम असल में A1 का वो हमें असल में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मतलब 13 को इधर रख देंगे और A1 को उधर कर देंगे, तो हम इसको वहाँ भेज देते हैं, D प्लस A1। याद रखें, ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम इसी तरीके से हम लोग करेंगे फिफ्थ टर्म का, तो A5 कर दूँगी उसको मैं। A5 का AP क्या है, 25 है। अच्छा, इसको भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है, यहाँ पर मैंने A2 से मतलब A2 में से A1 माइनस करता तो मेरा ये आया था। अब मैं इसमें से क्या करूँगी, ये A5 में से A4 माइनस करूँगी, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, D। A5 में से मैं करूँगी A4 माइनस, तो आ जाएगा मेरा D। ओके, याद रखेगा। बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर आप इतना आगे जंप नहीं लगा सकते। यहाँ पर ऐसा होगा कि ये समझाने के लिए होता है, ये इस तरीके से होगा। ये मैं कैसे लाई, इसकी ये इक्वेशन कैसे बनी, ये देखें ऐसे बनी। ये 4d है ना, मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, 4d के बराबर है इन दोनों का डिफरेंस। मतलब A5 में से अगर मैं माइनस करूँगी A4 को, तो वो किसके बराबर आएगा, 4d के बराबर आ जाएगा ना। और यहाँ पर A5 की वैल्यू है 25 है, और यहाँ पर A4 नहीं मालूम हमें, मतलब हम इसको A1 कर देते हैं इसको हम। ओके, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसका यहाँ से यहाँ तक 4d आ रहा है। मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने इन दोनों को नहीं, पूरा ये 4d। अब मैं इसको भी अगर देखें, आप बात समझे, 3d लूँगी ना, तो मैं इन A1 से ही लूँगी। A1 समझो एक ना लैंडमार्क है, ये रेफरेंस है, इससे ही हम सारे लेंगे। अगर मैं A7 को भी लूँगी तो A1 से ही लूँगी, ये बात याद रखिएगा। मुझे अभी A7 ही चाहिए आगे, तो फिर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये A1 है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4d। ओके, ये यहाँ पर आप समझ रहे होंगे आप लोग बात, ये किस तरीके से ये आया है यहाँ पर। एक्चुअली ये है इम्पोर्टेंट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ओके, तो मैंने बताया ना 4d है, डिफरेंस है 25 और A1 का, मतलब इसका और इसका डिफरेंस है 4d आएगा। अच्छा, अब एक और हमारी A7 का हम बना लेते हैं इक्वेशन, जो हमारी ये है 7 टर्म, जो हमें एक्चुअल मालूम करना है। ठीक है, तो वो हमारी A7 के बराबर, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, यहाँ तो मैं 30 लिख दिया, 25 लिख दिया था, इसका मुझे पता नहीं है। तो मैं इसका क्या करूँगी, इसका पता करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि A1
प्लस 6D इज इक्वल टू A7। ये कैसे बना मैं दोबारा बता दूं। A1 से रेफरेंस लेते हैं 6D। जब मैं इनको A7 को माइनस करूंगी A1 से तो मेरा 6D आ जाएगा। ये ऐसे बनाया मैंने। मतलब मैं इसको काटूं, अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको समझ नहीं आ रहा होगा यकीनन ये बात, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। A7 में से मैंने माइनस किया है A1 को, तो वो किसके बराबर आ गया 6D के बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए उसमें मैं ना 27 पुट कर दूँगी। मतलब A7 की मुझे वैल्यू नहीं पता ना, और A1 की भी नहीं पता है, 6D की भी नहीं पता है, तो मैं इसको क्या करूँगी प्लस में लाना है, क्योंकि ये भी प्लस में, ये वाली भी इक्वेशन प्लस में है, तो ये वाली मैं प्लस में लाऊंगी। तो A7 को अकेला छोड़ दूँगी मुझे क्योंकि A7 ही चाहिए। ओके, तो मैं A7 को अकेला छोड़ दूँगी, ये वहाँ चला जाएगा 6D और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का A1। तो हम इस अपनी इक्वेशन जो आ गई है A7 की उसको A बोल देंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देती हूँ, आप पीछे से देख लेना वीडियो को करके कि इक्वेशन 1 क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी A, ये मेरा A। ओके, समझ है। A1 प्लस D इज इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, याद होगा आपको, पीछे हमने ये ड्राइव की थी। और यहाँ पर A1 प्लस 4D किसके बराबर था हमारा 25। ये हमारी 5th टर्म वाली इक्वेशन थी, और वो ऊपर वाली सेकंड टर्म वाली थी। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपको पता है ये प्लस होता है या माइनस हो जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया तो माइनस का 3D, बिकॉज आपको पता है बड़े का साइन आता है, इज इक्वल टू। अच्छा, 13 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का 12, बिकॉज बड़े का साइन आता है तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया है। ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 3। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ आ गई होगी बात को। मैंने माइनस कर दिया जो मैंने इक्वेशन लाई थी ना मैं, तो एक्चुअल में हमें ना वो चाहिए D की वैल्यू भी अभी चाहिए, हमें पता तो चले। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से D की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी। ये यहाँ से यहाँ माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, 12 के पास 3 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, D इज इक्वल टू 4। D की वैल्यू आ गई ना हमारी। अब हमें क्या चाहिए, अब हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्यों इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ, मैं चाहती तो इक्वेशन 2 में भी कर सकती थी, इसमें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सिंपलेस्ट इक्वेशन है। अगर मैं इसमें D की वैल्यू पुट करूँगी मेरे पास A1 आ जाएगा। जब A1 आ जाएगा तो मैं A7 से इक्वेशन से वो मालूम कर सकती हूँ ना A7 की वैल्यू। तो आप समझे इस बात को गौर से। अच्छा, मैं A7 का यहाँ पर पहले मैं बता दूँ, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये आई थी A1, तो हमारे D की वैल्यू क्या आई, 4 आ गई, 13 इधर। अब हम ये इसको यहाँ भेज देंगे, A1 की वैल्यू आ जाएगी ना 13 माइनस 4। A1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 आ गई हमारी वैल्यू। ओके, A1 की आ गई। अब मेरे पास A7 की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, वो मैंने उसको इक्वेशन A बोला था, आपने अगर देखा हो पीछे। A7 की इक्वेशन ये थी ना, तो मैं इसमें पुट कर सकती हूँ A1 की। D भी मुझे पता है A7 आ जाएगा, मुझे A7 ही एक्चुअल में चाहिए था, तो उसके लिए मुझे D भी चाहिए था और A1 भी चाहिए था। तो D की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, पीछे क्या थी 4। 9 प्लस 6 4 24। अब इन दोनों को ऐड करूँगी 33 आ गया, तो A7 के आंसर क्या है 33। ये बहुत लंबा इसलिए आपको लग रहा है, वरना ये बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक है। इससे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कहीं और चैनल पर तो बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल से आपको समझाया हुआ है, बहुत लंबा है, लेंदी है वो। ये बहुत शॉर्ट है, मैं इसको शॉर्ट भी और करके समझा सकती थी मगर वो आपको समझ नहीं आता। ये मैंने बहुत ईजी करके समझाया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक और बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया था, ये इसका बेसिक फार्मूला था, सही है, A n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। अब मैंने क्या किया, उसमें ये सारी लिख दी A1 से लेकर A7 तक। A1 और A2 को ये डिफरेंस मालूम करते हैं D होता है। मैंने यहाँ पर सारा बता दिया था कि इनको माइनस कर 2D 3D 4D। A1 में से ही सबको कर रहे हैं, मैं आपको बताऊँ आप ये कर लें, इसको A1 में से इसको A, इन दोनों को करेंगे तो 2D आएगा। अब सबको मैं A से ले रही हूँ, इन A1 को और A4 को करेंगे तो ये क्या आएगा 3D। और इस तरीके से मैं बस इसको 4D, इसको लेंगे 5, इसको लेंगे 6D। ए से ही ले रही हूँ मैं सबको, समझ रहे हैं ना आप। माइनस करना है, ए में से अगर मैं 2 को माइनस करूँगी D आ जाएगा, ए में से अगर 3 को करूँगी तो 2D, मतलब ए में से अगर मैं 4 को करूँगी 3D, ए में से 5 को 4D, ए में से A5 को करूँगी 5D, ए में से A7 को करूँगी 6D। इस तरीके से आ रहे हैं। जल्दी बताती हूँ मैं। अब मैंने इसकी इक्वेशन कैसे लिखी थी, यहाँ पर मैंने ये बता दिया था आपको सारा डिफरेंस। इस तरीके से मैंने ड्राइव की थी ये वाली इक्वेशन 1। मैंने A5 की कैसे की थी ये वाली ड्राइव, इस तरीके से। ये सॉल्यूशन था इसका,
सॉल्यूशन था ये। ओके, ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छा, और A7 की मैंने किस तरीके से की थी, देखें उसके लिए हमें ना अगर A7 का हमें चाहिए होगा, वो हमें A7 की वैल्यू चाहिए, 7 टर्म चाहिए। उन्होंने सवाल में भी बोला व्हाट इज़ अ 7 टर्म। तो A7 के इसके लिए मुझे D भी चाहिए था और A1 भी। तो मैंने D और A1 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में माइनस किया तो मेरा क्या आ गई, D और A1 आ गया। जब D और A1 आ गया तो मैंने इस इक्वेशन A में ना पुट कर दी D और A1 की वैल्यू, तो मेरे पास A7 आ गया, जैसे कि यहाँ पीछे मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है लाइफ स्टडी स्कूल, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये नेक्स्ट वाला है, ये भी IQ का है। ये कैसे करना है, x + y 22 के बराबर है। इन्होंने कहा हुआ है कि x + y को जब प्लस करेंगे 22 के बराबर आएगा, x + y को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 के बराबर आएगा, जब x + z को हम प्लस करेंगे तो ऐड करेंगे 24 के बराबर आएगा, और y को जब मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ 35 आएगा, और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ तो 119 आएगा, और x + y + z करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको बताना है। ये IQ का सैलानी का सैम्पल टेस्ट में से मैंने लिया है, जो कि स्टूडेंट को लग रहा था कि वो थोड़ा मुश्किल है, बट ये ईजी है। मैं आपको बता देती हूँ ये क्या करना है। आपको पता है किस तरीके से 22 आ सकता है। देखें, मैंने यहाँ पर आपको बताया 20 + 2 करेंगे तो भी 22 आ सकता है, और अगर हम 17 + 5 करेंगे तो भी 22 आ सकता है। अब ये पूरा डिपेंड करता है इस पे, x × 5 ऐसा नंबर होगा ये दोनों के 85 आ जाए। अब मैं 17 5 करूँगी तो 85 आ रहा है, मतलब 17 5 85 होता है। अब ये पक्का यही नंबर होगा तभी 22 ये हम ले लेंगे, सही है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं कि x, अब इसमें से हमें नहीं पता कौन सा है, क्योंकि जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में 17 × 5 तो क्या आ रहा था 85। इसका मतलब है इसमें से x 17 है या तो 5 है, या तो y 17 है या तो 5 है। अभी ये हमें नहीं पता, अभी सिर्फ हमें ये पता चला है कि ये वाला पेयर जो है हमारा करेक्ट है, ये अभी नहीं है। इस तरीके से करते हैं, सही है। अब मैंने शुरू किया है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, x + z पे चली जाऊँगी। अब इससे मुझे पता चलेगा 24 आ रहा है, z हमें नहीं पता, वाई हमें अभी इनमें से हमने निकाला है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अब मेरे पास ये वैल्यू आ गई 17 और 5। अब मुझे नहीं पता कि इसमें से क्या है, तो अब हम जब ये देखेंगे ना x को प्लस करेंगे z के साथ। अब x को मैं ना, मुझे नहीं पता कि 17 है या 5 है, तो मैं 17 रखती हूँ x को। तो मैं अगर 17 लूँ x को, तो फिर अगर हम 17 में क्या नंबर प्लस करेंगे कि 24 आ जाए, ऐसा नंबर प्लस करना है। अब 17 में अगर मैं 7 प्लस कर दूँ तो 24 आ गया। तो इसका मतलब है कि मैं ये जो z है ना, ये क्या है, ये 7 है। इससे यही पता चल रहा है ना कि 17 को तो मैंने x ले लिया, और ये 7 क्या है, ये मैंने z ले लिया, तो 24। तो यहाँ पर जो है z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अभी x की वैल्यू भी आ गई है, x = 17 आ गई, और z = क्या आ गई है 7। जब हम प्लस करेंगे इन तीनों को, लास्ट वाला सवाल हमारा क्या आता, 17 + 17x है ना, y क्या है यहाँ पर, y था हमारा, अभी मैंने आपको बताया यहाँ y क्या था 5 ना, तो 5 + z क्या था 7 था ना, ये देखें 7। तो जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगी, ऐड करूँगी, तो 29 आंसर आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट। समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया पीछे वीडियो को करके सुन लीजिएगा। ये भी एक क्वेश्चन था जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा था, और बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज कर रहा था ये वाला, जबकि मैंने भी ये समझा तो मुझे भी बहुत टाइम लगा इसमें, बिकॉज़ ये थोड़ा मतलब आपको ना समझने वाला नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है। तो दिमाग मैंने भी लगाया शायद ये समझने वाला हो, इसमें बस आपकी नज़र का फ़र्क है, आप क्या देख रहे हो वो इसमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब ये आपकी जितनी भी ये हैंड्स है, क्लॉक की हैंड्स ही लग रही है मुझे तो, या एरोज़ आप समझ लें। तो ये इसका मतलब है आपको फाइंड करना है इसमें से जो सबसे डिफरेंट है, मतलब जो A B C D E इनमें से डिफरेंट अलग सबसे कौन है। इन्होंने बोला ए अलग है, मतलब बाकी B C D और E सेम है, लेकिन हमें तो एक जैसे लग रहे हैं, है ना। आप लोग को भी एक जैसे लग रहे होंगे अगर आपने गौर से देखा हो। वैसे मुझे इसके अलावा और कुछ समझ नहीं आया, अगर आपको कुछ समझ आया ज़रूर कमेंट में बताइएगा क्या है। लेकिन मुझे यही समझ आया कि जो एम है, जो पीछे की जो आप बताएं एरो की जो लाइन है वो छोटी है पीछे वाली, आप देखें, जबकि बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ दी ऑप्शंस हैं उसमें जो फिगर्स हैं उसमें आप देखें थोड़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ए।
आप देखें छोटी है एमा, जबकि बाकी सब में बड़ी लग रही है। बस मुझे यही फ़र्क डिफरेंस नज़र आया। आप लोग देख लें, आपको कुछ समझ आ रहा हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं फिर करेक्ट करूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूँ। अच्छा, आप चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो है हमारा 19, ये हमारा 20 जो है लास्ट है। और इसमें क्या है, बहुत ईजी है, सीरीज़ कंप्लीट करनी है। और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, 4 और 1। कैसे, ऊपर वाली जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 और एक मिसिंग है, तो और नीचे वाली जो लाइन है 4 3 2 और लास्ट जो 4th वाला है वो मिसिंग है। मतलब उसमें क्या आएगा आपको बताना है, 1 2 3 4 आएगा। ओके, आप देखें 1 2 3 4 चल रहा है, फिर नीचे उल्टी हो गई उसकी काउंटिंग। हमने क्या कर दिया, उसकी मिरर इमेज बना दी, मतलब कि अल्टरनेट कर दिया, 4 3 2 1। ओके, हमने, अगर आपको पता है काउंटिंग हम लोग पढ़ते थे ना, जैसे सीधी, अगर हम 1 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे, वो हम बोलते थे वो सीधी काउंट देंगे, और उल्टी होती थी कि सेम वही है। ओके, होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं बहुत पूछती रहती हूँ कि अगर कोई क्यूरी है इस स्टोरी पे तो वो पूछ लें, फिर मैं वहाँ पर रिप्लाई भी करती हूँ स्टोरी पे, और आपकी पर्सनल इनबॉक्स में भी, तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं मुझे। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।